नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, हमने पिछली वीडियो में आपको कोशिका के बारे में बताया, हमने जिसमें बताया कोशिका क्या होती है, कोशिका चक्र, कोशिका का विभाजन, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में बताया आपको। आज उसी सीरीज में हम दूसरी वीडियो ला रहे हैं। तो कोशिकाएं मिलकर बनाती है ऊतक यानी टिश्यू। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऊतक या टिश्यू पर। तो शुरू करते हैं भाइयों। देखिए, हम सीरीज में चल रहे हैं तो पहले कोशिका, फिर ऊतक, फिर उससे आगे इसी तरह से टॉपिक वाइज चलेंगे हम। तो आज ऊतक को कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो में ऊतक को कंप्लीट करा दें भाई। आ जाते हैं भाई ऊतक। तो पहले बात जो आती है ऊतक की, तो ऊतक या टिश्यू है क्या। देखिए, ये कह रहा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान हो। यानी क्या समान हो? जिनकी स्ट्रक्चर समान हो, ओरिजिन समान हो और उनका फंक्शन समान हो। ऐसी कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी ओरिजिन, उत्पत्ति और जिनका फंक्शन यानी कार्य भी समान हो, उनके समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो या ये कह दिए मोटे तौर पर समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का नामकरण जेवियर बिशेट ने किया। पूछा जा सकता है कि ऊतक जो शब्द है वो किसकी देन है, तो जेवियर बिशेट ने किया भाई। इसके बाद कहता है ऊतकों का अध्ययन औतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी में किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। हिस्टोलॉजी इंग्लिश शब्द है, औतिकी हिंदी शब्द है। ठीक है, हिस्टोलॉजी का नामकरण मेयोर ने किया। अगर पूछे हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, मेयोर ने। ऊतक शब्द किसने दिया, बिशेट ने। ऊतक शब्द जेवियर बिशेट ने दिया, हिस्टोलॉजी मेयोर ने दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी हिस्टोलॉजी का जनक, मार्सेलो मेलपिगी। देखिए भाई, ये छोटे छोटे अंतर है, सवाल में लैंग्वेज घूमेगी, आपको अलग आंसर देना है। ठीक है, तो जेवियर बिशेट ने क्या शब्द दिया, ऊतक शब्द दिया। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, हिस्टोलॉजी शब्द जो देता है वो मेयोर देते हैं। और अगर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी पूछते हैं तो मार्सेलो मेलपिगी कहते हैं। अगर कंफर्म क्लियर करना है तो ये इसी रूप में आएगा। बाकी अगर पूछा जाए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, अब बाई चांस मार्सेलो मेलपिगी नहीं दे रखा तो आप क्या कह सकते हैं, मेयोर कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा भाई। तो इसको आप जो है इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ऊतकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कोशिकाएं दो प्रकार की थी, पहले हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका बनाई। फिर हम बोलते हैं कि भाई जंतु कोशिका है और पादप कोशिकाएं हैं। ऐसे ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, यानी एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज। अगर भाई किसी ने हमारी कोशिका वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए, तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज दो टाइप के होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई जंतुओं में मिलेगा तो जंतु, ठीक है, और अगर पादप यानी पेड़ पौधों में मिलेगा तो प्लांट टिश्यू हो जाएगा भाई। ये तो सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन इससे आगे अब इनके अंदर घुसते हैं। अब हम जंतु ऊतक, ठीक है, एनिमल टिश्यूज। जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यूज मुख्य रूप से चार प्रकार के। देखिए भाई, मैं लिख रहा हूं जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार यानी मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर यानी मसल्स, मसल्स यानी मांसपेशी। पेशीय या मांसपेशी में जो ऊतक मिलता है वो मस्कुलर टिश्यू है। दूसरा उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यूज। पहला ऊतक कौन सा है, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज, हमारी मांसपेशी में मिलता है। दूसरा उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यूज, जो हमारी त्वचा की पर या हमारे शरीर के बाह्य भागों में होता है, उसे एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। अभी इनके बारे में डिटेल में भी आएंगे भाई। तीसरा है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज, जो हमारे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम में होता है, उसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और चौथा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजन करे, जो जोड़ने का काम करे, जो कनेक्शन देने का काम करे, उसे कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये चार प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। फिर प्लांट्स जो टिश्यूज होते हैं उनके भी अलग अलग कैटेगरी आएंगे। पहले हम जंतु ऊतक को क्लियर करते हैं। तो जंतु ऊतक कितने होते हैं भैया, चार प्रकार के। तो पहला सवाल यह भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। तीन इनमें से दे दिया, एक प्लांट टिश्यू में से लगा दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट में होता है, इनमें नहीं होता भाई। तो आपको जो है यह भी मालूम होना चाहिए कि इनमें जंतु में कौन से हैं, पादप में कौन से भाई। ठीक है, आ जाते हैं भाइयों
इसके बाद आ जाते हैं अब इनके बारे में डिटेल में। पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज, ये ऊतक हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। क्लियर है? कुछ समझने लायक चीज नहीं है भैया, सभी जान। जब पेशी है तो मांसपेशी में ही मिलेगा, मस्कुलर है तो मसल्स में ही मिलेगा भाई। ठीक है, इसमें एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये अच्छा सवाल है। एक्टिन और मायोसिन किस में पाए जाते हैं? हमारी मस्कुलर टिश्यू में, यानी पेशीय ऊतक में। ये अच्छा सवाल बन सकता है। जो मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में सहायक होते हैं। ये जो हमारे प्रोटीन हैं, ये मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। कौन से भैया? एक्टिन और मायोसिन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ओके भाई, तो ऊपर वाली लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लाइन में एक चीज अच्छी मिली, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में सहायक होते हैं। अब पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। किसके 3 प्रकार? इसके 3 प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, रेखीय अर्थात ऐच्छिक पेशी, इंग्लिश में बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा पर काम करे। ठीक है, यानी जिस ऐसी पेशियां जिन पर हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल है वो ऐच्छिक पेशी होती है। अभी हमारा मस्तिष्क कह रहा है कि भाई हाथ ऊपर उठ जाए, हाथ को नीचे ले आए, इस पर हमारा कंट्रोल है। ठीक है, यानी ये हमारी इच्छा पर काम कर रहा है। पैर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, हम आंखों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इन कुछ चीजों पर हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जिन पर मस्तिष्क काम नहीं करता। उनको बोलते हैं अरेखीय अर्थात अनैच्छिक पेशी, नॉन वॉलंटरी मसल्स। जैसे हम चाहकर भी अपने फेफड़े से अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करा सकते। हमारा मस्तिष्क चाहे तो हमारे हृदय के काम को नहीं रोक सकता। ये नहीं कह सकता हमारा मस्तिष्क कि भाई हृदय जी आप थोड़े देर के लिए विश्राम कर लीजिए। हमारी जो किडनी है हमारे मस्तिष्क के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती, तो उन पर हमारा मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता भाई। हम हाथ पैर हो गए, आंखें हो गई, मुंह हो गया, तो इस पर हमारा कंट्रोल है। कितना बोलना है, किसको देखना है, आंखें बंद करनी है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन बहुत सारी मांसपेशियां होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो क्लियर है? तो मांसपेशियों में यानी पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जो ऐच्छिक पेशियों में मिलते हैं, जो अनैच्छिक पेशियों में मिलते हैं, और तीसरा होता है हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स। जो हृदय पेशियों के होते हैं वो अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और कौन सा? हृदयक पेशी। 3 प्रकार के हमारे पेशीय ऊतक होते हैं भाई। उम्मीद है बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। तो ऊतक का पहला प्रकार जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में भी 4 प्रकार बताए हमने, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। ठीक है, ओके, ये हम आपको 4 प्रकार बता चुके हैं, और 4 प्रकार में हमने पेशीय ऊतक को पहले उठाया है। पेशीय ऊतक यानी जो मांसपेशियों में मिलता है। दूसरा है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। अब नाम से मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, ये शरीर के सबसे बाहरी भाग में होते हैं। जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग होता है वो उपकला ऊतक से बना होता है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बन सकता है आपसे। एग्जामिनर सीधा सा एक सवाल पूछ सकता है कि कौन से प्रकार है ऊतकों का है जो शरीर के बाहरी भाग को बनाता है या बनाने में सहायक होता है या बाहरी भाग में पाया जाता है। तो उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल, 4 ऑप्शन वो भी डाल सकता है। ऐसा भी कर सकता है 2 ऑप्शन इधर से डाल दे, 2 प्लांट टिश्यू से डाल दे, वो एग्जामिनर के ऊपर बात है। तो उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू शरीर के बाह्य भाग को बनाता है, अर्थात त्वचा की सबसे ऊपरी परत उपकला ऊतक से बनी होती है। हमारी त्वचा में 3 परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ऊपर वाली जो परत होती है वो किससे बनती है भाई? एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो हमारी त्वचा में जो बाहर की परत है यानी हमारी जो ऊपर का भाग है, शरीर का सबसे बाहरी भाग है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, जिसे एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक भी कहते हैं। उम्मीद है क्लियर आ गया होगा। अच्छा जी, इसका कार्य हमारे शरीर की रक्षा करना है। तो देखिए हमारा शरीर को रक्षा त्वचा भी तो करती है। जैसे किससे? त्वचा हमारे शरीर को किससे बचा रही है भाई? टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है, टेम्परेचर को से बचा रही है। ठीक है, दूसरा हवा से बचा रही है, धूल मिट्टी से बचा रही है, वायरस बैक्टीरिया से बचा रही है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर पर अटैक करती हैं, सभी को हमारी बाहर की त्वचा रोक लेती है। अगर सपोज कीजिए हमारे शरीर पर त्वचा नहीं होती तो हो सकता है हमारी जो किडनीज हैं उन पर डायरेक्ट धूप पड़ती तो नुकसान पहुंच सकता है भाई। तो हमारा टेम्परेचर हो, धूप हो, हवा हो, पानी हो, प्रदूषण हो, बैक्टीरिया वायरस हो, सभी से हमारी कौन रक्षा करती है? त्वचा करती है। त्वचा यानी कि उपकला ऊतक करते हैं भाई।
उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे। ऊंट का जो कुबड़ होता है ये भी उपकला ऊतक का उदाहरण है। समझ में आ गया? वसा होती है इसमें भैया, तो वसा जो फैट से होता है, तो फैट जो होती है किसका ऊतक है? उदाहरण है, उपकला ऊतक का उदाहरण है। किसी व्यक्ति के पेट पर चर्बी चढ़ जाए तो ये भी उपकला ऊतक का है। तो एक तो सिंपल तो है ही कि चर्बी जो है यानी हमारी जो स्किन है वो तो उपकला ऊतक है ही है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐसे भी दे दिया जाए, ऊंट का कुबड़ हो गया, पेट पर चर्बी चढ़ना, किसके उदाहरण है? उपकला ऊतक के उदाहरण है भाई। ठीक है, तो दो तरह का ऊतक हो चुका हमारा जंतु ऊतक में। हमारा पहला ऊतक हो चुका पेशीय ऊतक और दूसरा हो चुका है उपकला ऊतक, यानी मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज, जिससे हमारी तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से मिलकर बनाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे ऊंची छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन भाई, सभी जानते हैं न्यूरॉन। और नेफ्रॉन किसकी है? किडनी की। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की, मस्तिष्क की कह सकते हैं। तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं भाई। ओके, इनमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता, ये हमने आपको कोशिका वाले में बताया। सबसे कम विभाजन तंत्रिका सेल में होता है, नर्वस सेल में होता है, और सबसे ज्यादा विभाजन किस में होता है? लीवर सेल में होता है। ये पिछली वीडियो में हम आपको क्लियर कर चुके हैं भाई। अगर नहीं है तो फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए भाई, तभी तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो इनमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता। तो बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, कौन से ऊतक होते हैं जिनमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता? तो नर्वस टिश्यूज होते हैं भाई। कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन नहीं होता, विभाजन रहित होती हैं या सबसे कम विभाजन वाली होती है? तो नर्वस सेल होती हैं। सेल कहे या टिश्यू कहे, बात यहीं पर घूम कर आ रही है, दोनों में विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता तो पुनरुद्भवन की शक्ति नहीं होती, क्षतिपूर्ति नहीं होती। तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, आंसर एक ही होगा। कौन सी कोशिकाओं में क्षतिपूर्ति नहीं होती? नर्वस सेल में या ऊतक में। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं जिनमें पुनरुद्भवन की शक्ति नहीं होती? नर्वस सेल में। कौन सी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता? नर्वस सेल में भैया। अब सेल की जगह ऊतक भी लगा सकता, बात वही आ रही है। आगे बढ़ते हैं। डेथ ऑफ नर्व सेल को बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। कई बार कहते हैं कि इस पेशेंट की बायोलॉजिकल डेथ हो गई है, तो इसका मतलब वो डेथ ऑफ नर्व सेल, जो उसकी तंत्रिका की जो कोशिकाएं अगर वो मर जाती है तो उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। एक और सीएनएस और पीएनएस तंत्रिका ऊतक से संबंधित है। अब सीएनएस और पीएनएस भी पूछा जाए किससे संबंधित है? सीएनएस पीएनएस तो तंत्रिका ऊतक से संबंधित है, नर्वस सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी का मतलब है सेंट्रल, और पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पी का मतलब है पेरिफेरल, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीन ऊतक क्लियर हो चुके हैं भाई, जंतु ऊतक के तीन ऊतक। चौथा ऊतक आ रहे हैं भाई, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा, संयोजन करे जो कनेक्शन करे। संयोजी ऊतक का कार्य शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना है। एक मिनट, भूल गया हूं मैं थोड़ा सा, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। ओके भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक है ठोस यानी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है तरल यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठोस संयोजी ऊतक कौन सा होता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि। लिगामेंट क्या होता है जानते हैं आप? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। किसको जोड़ता है भाई? नोट जरूर कर लेना। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से, बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। टेंडन होता है जो हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। मैंने कहा जोड़ने का ही काम कर रहा ना। टेंडन होता है जो हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। और तीसरा होता है उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो सॉफ्ट वाली हड्डी होती है। एक तरह से हड्डियों का दूसरा रूप कह सकते हो। सॉफ्ट जो होता है वो कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, और उपास्थि अपने आप में एक अलग चीज हो गई कि हड्डियों की छोटी बहन मान लीजिए, थोड़ी सॉफ्ट होती है भाई उपास्थि। ये सब किसके उदाहरण है? ठोस संयोजी ऊतक के उदाहरण है। कैसा भैया? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट है, टेंडन है, उपास्थि है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा।
ये भी पूछा जा सकता ठोस संयोजी ऊतक किसमें मिलता, तो हड्डियों में भी मिल रहा ना भाई, हड्डी लिगामेंट हड्डी को जोड़ रहा, तो एक तरह से हड्डी भी कह सकते हो उदाहरण में आप। ठीक है, आगे चलते। तरल संयोजी ऊतक लिक्विड, रक्त और लसिका, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ बोलते हैं लसिका को। ओके, अब लिम्फ या लसिका क्या होती है? ब्लड तो सभी जानते हैं, बहुत बार टेस्ट में पूछा जाता है। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड तो एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, लसिका, लसिका क्या होती है? इसको भी आप ब्लड ही मान लीजिए। कई बार होता है हमारे हाथ में चोट लग गई, थोड़ा सा कट लग गया, तो हमारे स्किन में से ब्लड नहीं निकल रहा, लेकिन एक लसलसा पदार्थ कलरलेस जो होगा, यानी कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन पदार्थ निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, वो लसिका होती है। उम्मीद है समझ में आ गया। तो ब्लड और लसिका यानी ब्लड एंड लिम्फ या रक्त और लसिका क्या है? तरल है। लिगामेंट, टेंडन और उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या है? सॉलिड है। ओके, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट भाई, तो ये अभी तक हमने क्या बताया? आपको बताया जंतु ऊतक के 4 प्रकार। अब आ जाते हैं पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को ऊपर से देखें तो 2 प्रकार होते हैं। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम शब्द से बना हुआ, यहां पर लिख रहा मेरिस्टेम। ये जो मेरिस्टेम शब्द है, इसका मतलब होता है विभाजन यानी डिवीजन। मेरिस्टेम शब्द का मतलब विभाजन या डिवीजन होता है। तो विभाज्य ऊतक बोलते हैं। विभाज्य ऊतक, ऊतक कह दो या विभाज्य ऊतक कह दो, क्योंकि इसमें भी ऊतक छिपा हुआ है। और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो अभी हमने बताया जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इनके भागों में आ जाते हैं। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। विभाज्योतक ऊतक क्या होता है? ये ऊतक पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाम से पता चल रहा है विभाजन हो रहा है। विभाजन हो रहा है तो वृद्धि हो रही है। पिछले सेल डिवीजन में बताया सेल का डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो ये ऊतक पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरस्केलरी मेरिस्टेम। अब देखिए भाई, ये जो हमने बताया एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी वृद्धि के लिए, इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, हिंदी में बोलते हैं। एपिकल यानी शीर्षस्थ, एपेक्स शब्द से बना है एपिकल। एपेक्स यानी टॉप, यानी चोटी जो होती है। तो मतलब टॉप की बात करें, पीक की बात करें, एपेक्स की बात करें, एपिकल की बात करें, बात एक ही है, शीर्ष, चोटी। तो शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो चोटी पर मिलता है। तो पहली चीज देखिए, पौधे के बारे में बताते हैं। यहां प्राइमरी वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि पूछ रहा है। पौधे 2 तरह की वृद्धि करते हैं। देखिए, एक छोटा सा पौधा है तो वो क्या होगा, जमीन में हल्की सी उसकी जड़ें आएंगी और हल्का सा यहां पर 1-2 पत्ते बन जाएंगे। इतना छोटा सा पौधा बनेगा। फिर ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो बढ़ेगा कैसे? ये पहली वृद्धि होगी, इसकी लंबाई बढ़ रही है और जड़ भी बढ़ रही है। जब इसकी लंबाई बढ़ेगी और जड़ बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये है प्राइमरी वृद्धि। पेड़ की लंबाई बढ़ रही है और पेड़ की गहराई बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा साथ साथ क्या होगा, ये जो तना है, इसका स्टेम है, ये थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाएगा। तना जो मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो जब उसकी लंबाई या ऊंचाई बढ़ती है तो प्राइमरी वृद्धि है, प्राइमरी ग्रोथ है, और यानी प्राथमिक वृद्धि है। द्वितीयक ग्रोथ कौन सी होती है? जब उसकी तने की चौड़ाई बढ़ती है। अब देखिए, एक बहुत छोटा बारीक सा होता है, फिर इतना बड़ा तना हो जाता है, तो वो द्वितीयक वृद्धि है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार अगर रट लिया तो गड़बड़ है, समझ लिया तो फिर टेंशन ही खत्म है। अब देखिए, प्राइमरी ग्रोथ समझ में आ गया, ऊंचाई बढ़ रही है, पेड़ की ऊंचाई बढ़ रही है, जड़ की गहराई भी बढ़ रही है। दोनों चीज प्राइमरी में आते हैं, याद रखना, जड़ भी प्राइमरी में आती है। द्वितीयक आती है जब तने की मोटाई बढ़ रही है। ठीक, अब एपिकल ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब इसको हमने क्या कहा, हिंदी में बोले शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब क्या होता है? शीर्ष पर जो स्थित है, शीर्ष पर जो स्थित है। अब शीर्ष पर किस पर? यानी पेड़ का शीर्ष कहां होता है? पत्तियां। पेड़ का शीर्ष क्या होगा? पत्तियां, और जड़ का नीचे।
तो ये जो एपिकल है, एपिकल मेरिस्टेम है, ये कहां मिलेगा? ये पत्तियों पर पाया जाएगा या जड़ के लास्ट में पाया जाएगा, यानी पेड़ के टॉप पर या जड़ के लास्ट में, बॉटम पर पाया जाएगा। तो ये कहां पर वृद्धि करता है? जड़ के लास्ट में करता है और पत्तियों में वृद्धि करता रहता है भाई। यही होता है जनरली। आप देखिए कोई पौधा आएगा, उसमें 2 पत्तियां निकलेंगी, फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, वो शाखाएं बननी शुरू हो जाएंगी और नई 2 ऊपर पत्ती आ जाएंगी। फिर यहां पर आया, यहां पर 2 पत्ती आई, फिर वो बनेगी, शाखा बनेगी और फिर यहां पर 2 पत्तियां निकलेंगी। इस तरह से वृद्धि चलती है पेड़ की। तो ये जो है टॉप पर होता है और नीचे जो रूट होती है, हमारी जड़ होती है, उसके लास्ट में होता है, एंड पर होता है। तो जो हमारी पत्तियां होती हैं उसके टॉप पर और रूट के एंड पर कौन सा होता है भाई? एपिकल मेरिस्टेम। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि पेड़ की पत्तियों पे और पेड़ की पत्तियों के टॉप पर और जड़ के लास्ट में कौन सा उत्तक होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम नाम का उत्तक होता है भाई। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। फिर आता लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या करता है? ये पेड़ की द्वितीयक वृद्धि कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में उत्तरदायी है, यानी तने की मोटाई बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये तने पर ही होगा, तने की मोटाई तभी तो बढ़ेगी। ओके भैया, मेरिस्टेम तो विभाजन तो होना ही होना है, तो द्वितीयक वृद्धि के लिए आवश्यक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लंबाई बढ़ा रहा है, एक मोटाई बढ़ा रहा है। फिर तीसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं हमारे जो इस टाइप में होते हैं, जो टुकड़ों में होते हैं। जैसे आप देखिए गन्ना, आप देखिए बांस, गन्ना हुआ, बांस हुआ, ज्वार हुई, मक्का हुए, ये सब ऐसे पेड़ होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? ये टुकड़े नुमा होते हैं। ठीक है, तो जैसे गन्ने की पोरी बोलते हैं गांव की भाषा में, गन्ने में पोरी होती है, तो ये टुकड़े के रूप में होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर पत्ते निकलते हैं, जहां पर वो नोड होती है, नोड पर, नोड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गांठ। गांठ पर जो पत्ते निकलते हैं, कभी भी आप देखिए गन्ने में पत्ता बीच में नहीं होगा, कहां पर होगा? यहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, तो ये जो यहां पर गांठ के दौरान यानी नोड पर जो वृद्धि होती है वो मध्य वृद्धि बोलते हैं उसको। नोड पर जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के। एपिकल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई लंबाई और गहराई बढ़ रही है। ये कौन सा होता है? लेटरल क्या होता है? मोटाई बढ़ रही है। इंटरकैलरी क्या होता है? गांठ से जो है नए नए पत्ते निकल रहे हैं, वहां पर जो वृद्धि हो रही है, बीच में से जो वृद्धि हो रही है वो क्या है? इंटरकैलरी है भाई। ओके, नोड पर वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तीनों प्रकार मेरिस्टेम के। भाई आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। 3 हो चुके हैं। दूसरा आता है स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू। अब इसमें बहुत क्लियर करना है इस चीज को, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। तो भाई देखिए, स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब विभाज्योतक द्वारा यानी मेरिस्टेम द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं तथा एक विशिष्ट कार्य करती हैं, तो वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? कि उनमें विभाजन की शक्ति खो गई है और विशेष कार्य कर रही हैं। तो यानी कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू है वो भी विभाज्योतक का नेक्स्ट पार्ट है। परमानेंट टिश्यू भी विभाज्योतक यानी मेरिस्टेम जो होता है उसी का नेक्स्ट रूप है, उसी का बदला हुआ रूप है परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, अभी हमने बताया प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में 2 प्रकार बताए हमने, एक मेरिस्टेम, एक परमानेंट। अब मेरिस्टेम के हो चुके, एपिकल हो गया, लेटरल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, वो भी क्लियर हो गया। अब हम दूसरी चीज पर आ रहे हैं, हम परमानेंट पर। परमानेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित। जब एक ही प्रकार है तो सिंपल है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित। जब एक टिश्यू में एक ही तरह की सारी कोशिका तो वो सिंपल टिश्यू कहलाएगा। अब अलग अलग टाइप की कोशिकाएं तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया भैया। बिल्कुल सिंपल चीज है, इस लाइन में कुछ नहीं है। बस हमने ये इस लाइन में, इस पेज पर, इस स्लाइड में आपको सिर्फ ये सिखाना चाहा कि स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू भी क्या है? मेरिस्टेम का ही दूसरा रूप है। ठीक है, और स्थायी उत्तक 2 प्रकार का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
सिंपल में एक प्रकार की कोशिका है, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रकार की। स्क्रीनशॉट लीजिए भाइयों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल टिश्यू ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू में आया हम परमानेंट टिश्यू, परमानेंट में आगे हम सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। पैरेनकाइमा फर्स्ट टाइप है, पैरेनकाइमा। ये भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन बनाते नहीं, भोजन का संग्रह करते हैं। ये पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला ऊतक है। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला ऊतक कौन सा है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा किस टाइप का ऊतक है? सिंपल है, सिंपल टिश्यू है। और सिंपल टिश्यू में किस तरह का? परमानेंट टिश्यू है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ये पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला टिश्यू कौन सा है? पैरेनकाइमा, जो कि एक सिंपल टिश्यू में जाता है। ये पौधे को मुलायम बनाता है। ध्यान से सुनना, ये पौधे को मुलायम बनाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पैरेनकाइमा के 2 प्रकार होते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अभी मैंने यहां रेड कलर का इसलिए प्रयोग किया कि ये क्लोरेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा है। दोनों में मिक्स मत कर देना। क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा किसके उदाहरण है भैया? पैरेनकाइमा के। क्लोरेनकाइमा नाम से पता चल रहा, क्लोरेन, क्लोरेन यानी कि क्लोरोफिल। समझ में आ गया होगा। अब क्लोरोफिल कहां मिलता? पत्तियों में मिलता है। तो जो पत्तियां मुलायम भी होती हैं, ये भी क्लियर हो गया। ये पौधे को मुलायम बनाता है, पत्तियां भी तो मुलायम है, तो निश्चित रूप से पत्तियों में कौन सा मिलेगा? पैरेनकाइमा मिलेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भैया। अच्छा जी, तो पैरेनकाइमा मिला पत्तियों में। कौन सा भैया? क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का एक भाग है क्लोरेनकाइमा। फिर दूसरा है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एयर से बना हुआ है। देखिए क्या होता है। क्लोरेनकाइमा क्या होता है कि भाई हमारे जो सेल हैं उनके बीच में क्लोरोफिल होता है, तो वहां पर क्लोरेनकाइमा हो गया। लेकिन क्या हुआ कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और इनके बीच में एयर रह गई। क्लोरोफिल नहीं भरा, एयर रह गई। तो नतीजा क्या हुआ कि ये जो टिश्यू बनेगा ये लाइट वेट हो जाएगा। अभी देखिए कहीं भी अगर हवा रह जाती है तो लाइट वेट हो जाता है ना चीज। भाई सपोज कीजिए हमने लोहा लिया, लोहे के अणुओं के बीच हवा भर जाए तो फैल जाएगा, फैलेगा तो लाइट वेट हो जाएगा। अभी देखिए लोहे के अणुओं के बीच हवा नहीं है तो इसलिए उसमें वजन ज्यादा है। लेकिन जब हम रुई के अणु लेते हैं तो उनके बीच हवा होती है, हवा होने से वो ज्यादा जगह घेरते हैं, यानी कि लाइट वेट होता है। तो इसीलिए एरेनकाइमा जिसमें मिलता है वो लाइट वेट वाले हो जाते हैं। तो जितने भी तैरने वाले पौधे होते हैं, देखा होगा बहुत सारे पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो पानी में तैरने वाले फ्लोटिंग ट्रीज जो होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, उनमें किसका प्रयोग होता है? एरेनकाइमा का। अब ध्यान से देखना, पैरेनकाइमा क्या है? प्लांट में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला टिश्यू है। ओके, ये पौधे को मुलायम बनाता है। अब देखिए इसके 2 भाग है। क्लोरेनकाइमा जो मिलता है पत्तियों में। पहली चीज है क्लोरेनकाइमा कहां मिलता है भाई? पत्तियों में। दूसरा एरेनकाइमा कहां मिलता है? जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, यानी कि तैरने वाले पौधे। जब उनमें हवा होती है तो वो वजन हल्के हो जाते हैं, हल्के होते हैं तभी तो तैर पाते हैं, वरना तो पानी में डूब जाएंगे। तो नाम से एयर से ही पता चल गया एरेनकाइमा। तो भैया जी हमने बताया पैरेनकाइमा के 2 भाग। पैरेनकाइमा कौन सा है? सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू में कौन सा है भाई? ये मेरिस्टेम है या परमानेंट है? परमानेंट टिश्यू है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल टिश्यू का दूसरा उदाहरण कौन सा है भाई? सिंपल टिश्यू का उदाहरण है कोलेनकाइमा। याद रखना क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा अलग अलग चीज है। थोड़ा सा नाम कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने इसको रेड किया और इसको ब्लैक किया। कोलेनकाइमा ये पौधे को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है अर्थात तन्यता की ताकत। ये जो हम इसको तन्य बना सकते हैं। जैसे तन्य का मतलब क्या होता है? पूछता है ना, इनमें से सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? सन्य धातु कौन सी होती है भैया? सोना होता है। ठीक है, तन्यता मतलब जिसको हम खींच सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इसमें तन्यता की ताकत आ जाती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन आ जाता है। देखा होगा पेड़ की जो शाखा होती है, जब नई शाखा होती है तो आप उसको ऐसे मोड़ दीजिए। आप इस अगर सहतूत की बात करें हम,
मलबरी बोलते हैं जिसको। तो अगर उसकी बात करें तो उसकी जो शाखा होती है उसको आप पूरा एक सर्किल बना सकते हैं आराम से। नई शाखा को, पुरानी को नहीं, नई शाखा को मोड़कर एक सर्किल के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टूट नहीं रही है, याद रखना, वो मुड़ रही है और फिर दोबारा से वापस उसी में आ जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन जो आता है वो कोलेनकाइमा के कारण आता है भाई, यानी तने में मिलेगा भाई। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो दोनों पौधे, ये जो दोनों टिश्यूज हैं, ये दोनों ही लिविंग सेल के बने होते हैं। कैसे होती है ये? लिविंग सेल। और ये वाला जो है ये डेड सेल होता है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये पौधे को हार्ड बनाते हैं, एक मुलायम बना रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, एक हार्ड बना रहा है। हार्ड कैसे बनाता है? देखा होगा आपने, जो पौधा होता है तो पौधे के जो तना होता है वो हार्ड होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसकी परत चढ़ती रहती है। परत कैसे चढ़ती है? तो जब सेल डेड हो जाती हैं, ठीक है, तो उसका जो तना होता है उस पर एक रिंग बन जाता है। फिर अगली बार दूसरी डेड हो जाएंगी, ये रिंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अंदर एक और, इसी तरह से ये रिंग बनते चले जाते हैं। तो ये जो रिंग बनते जा रहे हैं तो ये डेड सेल के बढ़ने से कारण बन रहे हैं। और इसी से कहते हैं कि अगर पौधे की आयु ज्ञात करनी है तो उसके तने को काटिए, उस पर रिंग गिनिए। अब रिंग क्या है? रिंग किसके कारण बन रहे हैं? स्क्लेरेन्काइमा के कारण बन रहे हैं, क्योंकि ये पौधे को हार्ड, इन्हीं रिंग्स के कारण तो पौधे का तना हार्ड हो रहा भाई। समझ में आ गया? जो पौधे की छाल होती है वही तो हार्ड बना रही है, और छाल किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से। और स्क्लेरेन्काइमा कैसी होती है? डेड सेल होती है भैया। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ओके भाइयों, तो अभी समझ में आ चुका है कि 3 प्रकार बताए हमने सिंपल टिश्यूज के, और तीनों प्रकार में ऊपर वाले दोनों लिविंग सेल, सेकंड वाला डेड सेल। बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अब लास्ट रह गया भैया जी हमारा कौन सा? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये 2 प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बहुत महत्वपूर्ण है, जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत पढ़ा होगा आपने, हर टीचर इनको पढ़ाता ही पढ़ाता है, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी होता है। जाइलम, देखिए जाइलम कहाँ मिलता है? पेड़ की पत्तियों में मिलता है, सॉरी जड़ में मिलता है। ये जल और खनिज को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जड़ में होगा, जड़ से जल और खनिज, मिनरल्स और वाटर को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका? जाइलम का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फ्लोएम, ये भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। देखिए पौधे को जल कहां से मिल रहा है? जड़ों से मिल रहा है। जड़ों से ऊपर तक पत्तियों तक पानी पहुंच रहा है, किसका काम है? जाइलम का। फ्लोएम का काम क्या है? पत्तियों ने भोजन बनाया फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उस भोजन को पत्तियों के पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। तो ये काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जाइलम, हिंदी में लिखते हैं हम जाइलम। जाइलम को जड़ और जल याद रखिए, यानी ये जड़ में होता है और जल, जैसे जाइलम, जैसे जड़, जैसे जल भी है, जड़ भी है, जल भी है, सारी चीज जैसे हो रही है। ठीक है, ओके जी। तो जाइलम जो है जड़ में होता है और जल को पहुंचाने का काम करता है ऊपर तक। पानी तो नीचे से ऊपर ही पहुंचना उसमें। ओके भाई। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम को हिंदी में लिखते हैं फ्लोएम, और फ्लोएम के लिए फ्रे है, और यहां पर आप फूड याद रख सकते हैं। तो फ्लोएम फूड पहुंचाता है कहां से? पत्तियों से जड़ों तक। जड़ों तक क्या? विभिन्न भागों तक, सभी तक। तो जड़ को भी चाहिएगा, तो फ्लोएम फूड पहुंचाता है, जाइलम जल पहुंचाता है। उम्मीद है क्लियर आ गया होगा। ठीक जी। अब जो जाइलम होते हैं इसमें ट्रेचेड्स, वेसल्स, एक्स पेरेन्काइमा और एक्स फाइबर होते हैं। अभी पेरेन्काइमा तो अभी मैंने भी बताया अभी थोड़ी देर पहले भी, तो जाइलम यहां से हटा देता हूं। तो जाइलम में ये 4 चीजें होती हैं, ट्रेचेड्स, वेसल्स, एक्स पेरेन्काइमा और एक्स फाइबर। ठीक है, सिंपल सा पूछा जाएगा आपसे। दूसरा, फ्लोएम में भी 4 चीजें महत्वपूर्ण है। कॉम्पिनियन सेल्स, सहायक कोशिकाएं बोल सकते हो। कंपेनियन मतलब सहायता करने वाली कोशिकाएं। सीव ट्यूब्स, ठीक है, पी पेरेन्काइमा और पी फाइबर। पी का मतलब फ्लोएम पेरेन्काइमा, पी फाइबर। देखिए यहां पर एक्स फाइबर है, एक्स पेरेन्काइमा, यहां पी फाइबर है, पी पेरेन्काइमा। यहां एक्स का मतलब है जाइलम, यहां पी का मतलब है फ्लोएम। समझ में आया भाई आपको? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फ्लोएम फाइबर, इसमें फ्लोएम
की जगह जाइलम फाइबर। इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसमें जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर है? तो X और P का बदलना है। X का मतलब जाइलम है, P का मतलब फ्लोएम है। बाकी दो चीज एक्स्ट्रा याद रखनी है, इसमें ट्रेंजेट्स और वेसल्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स किस में होते हैं, किससे संबंधित है, तो फ्लोएम से संबंधित है भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों को वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक भी कह सकते हो, संवहनी ऊतक भी कह सकते हो, जो संवहन कर रहे हैं, जो एक चीज से दूसरी जगह, एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं भाई। तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं? वेस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं या संवहन ऊतक बोल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, किसको वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन जाइलम, दूसरा ऑप्शन फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन कुछ और लगा देगा, ये दोनों ऐसे भी करके दे सकता है भाई। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये हमने आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बताया। फिर से देखते हैं, हमने बताया टिश्यू दो प्रकार के, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू के चार प्रकार बताए, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने आपको इसके बारे में बताया प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के, मेरिस्टेम और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेम में भी हमने आपको एक्स्ट्रा बताया, फिर परमानेंट में भी हमने एक्स्ट्रा बताया, सिंपल कॉम्प्लेक्स बताया। सिंपल कॉम्प्लेक्स में सिंपल टिश्यू अलग हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम बताया हमने। ठीक है, तो आपको बस जो ध्यान रखना है, इसके लिए आप एक मैप टाइप का बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। अगर आप मैप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं उसी हिसाब से आप मैप बना सकते हैं। पहले 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट पेज है आपका। ओके भाइयों, समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मैप कैसे बनाना है हल्का सा उसके बारे में एक बता देते हैं। आप यहां पर लिखेंगे इस तरह से टिश्यू, फिर उसके बाद एनिमल टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू के फिर 4 भाग, प्लांट टिश्यू के 2 भाग, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें मेरिस्टेम और यहां पर कौन सा होगा? परमानेंट। मेरिस्टेम में एपिकल हो गया आपका, लेटरल हो गया, इंटरकैलरी हो गया। ये सभी के बारे में ऐसे डिटेल में लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा डिटेल समझा दिया है, बस आपको काम और करना है हमारे कहने से कि आप जो है इसका थोड़ा सा मैप बना लीजिए तो बहुत अच्छी तरह से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और याद रखना जो हमने पॉइंट बताए हैं उन पर भी गौर करना कि इस तरह का सवाल भी बनता है। तो इस वीडियो में देखिए भाई, वैसे तो सेल की बात करें एक अलग विज्ञान है, साइटोलॉजी। ऊतक की बात करें तो हिस्टोलॉजी एक अलग विज्ञान है। तो अब जब एक सब्जेक्ट अलग है तो उसको पढ़ने में के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि सेल और टिश्यू जो हैं उनसे संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं आपकी इन 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है थोड़ा कमेंट जरूर करें भाइयों। आज की वीडियो में इतना ही भाई, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।